नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। अब आ जाइए भाई साहब सेकंड उसमें। देखो ये काम की बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स का आता है इसमें। Notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the members of scheduled tribes within the meaning of clause 25 of 366 of the constitution। ये सेम बात है, ये हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ चुके हैं कि ये जो एक्ट है, ये जो notwithstanding anything contained in subsection 1, इस सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो। सबसेक्शन 1 में लिखा था कि भाई ये एक्ट किस किस पर अप्लाई होगा। सबसेक्शन 1 में लिखा है ना, देखिए सबसेक्शन 1 पर आ जाइए दोबारा, है ना। दिस एक्ट अप्लाइज टू दिस 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 लिखा है, कह रहे उसमें कुछ भी लिखा हो, उसमें कुछ भी लिखा हो, बट शेड्यूल्ड ट्राइब पर 366 आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के अनुसार जो व्यक्ति शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या कभी एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं नहीं, ये एप्लीकेबल होगा। कब होगा एप्लीकेबल? व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड टू दैट रिगार्ड, unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs। So what if the central government otherwise directs? Only in that case this law can be applied upon the person of scheduled tribe। Otherwise as a general rule this act shall not be applicable upon the member of scheduled tribe। and this is again the question for your prelims। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे प्रीलिम्स के? वो दे देंगे निम्नलिखित में से किस किस पर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस इज एप्लीकेबल। और अगर मेरे जैसे एग्जामिनर आ गया तो समझ के, बहुत सोच समझ के ऑप्शन है ना पढ़ना। कैसे? वो ऑप्शंस कहां से दूंगा पता है? मैं दूंगा यहां से, वन ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू ये एंड हु इज ब्रॉट अप, हु इज नॉट ब्रॉट अप, हु इज ब्रॉट अप एज मुस्लिम। ऐसे घुमाऊंगा ब्रॉट अप नॉट ब्रॉट अप में कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे बुरी तरीके से। तो अब शायद समझदार हो जाएंगे आप, है ना, क्योंकि मैंने बता दिया पहले आपको। तो ध्यान रखना आप लोग, प्रीलिम्स का एग्जाम जब भी सॉल्व करेंगे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जितनी अच्छी रीडिंग करेंगे आप उसके ऑप्शन की बहुत तसल्ली से, ABCD में कौन कौन से ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते उनको निकालो। पहले यूज करो एक्सक्लूडिंग मेथड, यहां भी सिखाया था। चलिए सीख लेते हैं इसी के बीच में कि ये है कि हाउ टू solve MCQs questions। देखिए ABCD, these are the options for you, ABCD। तो हाउ शुड यू सॉल्व इट? आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए? क्या इसका भी कोई फॉर्मूला है? क्या कोई इसका भी एक तरीका होता है? यस, देयर इज ए वे टू सॉल्व इट एज वेल। तो और वो कैसे है, वो हमेशा ध्यान रखना। स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं आपको। सपोज दो सिचुएशन हो सकती हैं, यू नो द आंसर। एक सिचुएशन कौन सी है? नंबर 1 सिचुएशन, नंबर 1 यू नो द आंसर एंड आंसर इज ए। एक सिचुएशन ये हो सकती है आपको पता है। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है डोंट नो द आंसर कि ए है या नहीं पता आपको। तो कैसे करना चाहिए आपको वो समझ लीजिए। फर्स्ट जो आप काम करेंगे, फर्स्ट करेंगे आप एक्सक्लूड कीजिए कि ये तो हो ही नहीं सकते। ऐसे मान लीजिए रमन मैडम के लिए 4 रिश्ते आए, 4 फोटो आ गए, ठीक है, एंड नाउ शी इज कंफ्यूज्ड कि भाई इन आउट ऑफ 4 किसको सिलेक्ट करना है, हु इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अब क्या हुआ कि ये इसको तो हटाओ, डी तो हो ही नहीं सकता, ये तो एजुकेशन इसकी मुझसे कम है, ये BA पास है, मैं LLB LLM हो गई, ये तो आउट ऑफ चला गया। तो इसे क्या किया हम लोगों ने, वी हैव एक्सक्लूडेड इट। अब आए सी पर, सी का फोटो देखा कि ये भी नहीं चलेगा, दिस इज इम्पॉसिबल, ये भी नहीं हो सकता, समझे। इसका रंग देखो, ये देखो, वो देखो, इट इज नॉट ठीक। तो एक्सक्लूड जब आप कर देंगे यहां पर, भले ही ए पर मामला टिका हुआ है कि ए पे बार बार लग रहा है कि नहीं यही लड़का ठीक है, यही ऑप्शन ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या करें, सी और डी को आप एक्सक्लूड करेंगे। तो इससे क्या है कि सी और डी को करते ही अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई, 50% रिस्क में आ गए आप।
50% आपको दो में से एक को सॉल्व करना है तो 50% चांस है कि आप सॉल्व सही करेंगे, और मन बार बार वहीं अटक ही रहा है। फिर यहाँ पर ए और बी को बहुत ढंग से पढ़िए कि ए और बी में क्या डिफरेंस है, इनमें कौन सा अप्रोप्रिएट हो सकता है। तो आपको लगा कि नहीं, ए और बी को भी अगर हम डिफरेंस करेंगे, अगर ढंग से एनालाइज करेंगे, तो हमारा आंसर बी नहीं होगा, ए ही होगा। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि फर्स्ट सिचुएशन थी, आपको पहले से ही पता है कि ए है, यस, इवन इन दैट केस यू शुड फॉलो दिस मेथड। व्हाई? क्योंकि आउट ऑफ 100 ऑन 150 क्वेश्चंस आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे गलत करते हो कि जो आपको आते थे लेकिन आपने गलत कर दिए। वो तो वो गलतियां आपसे नहीं हो, वो गलतियां आपसे नहीं हो, ये आप स्टैंडर्ड तरीका बना लीजिए कि मुझे एक्सक्लूड भी करना है हाथ के हाथ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब पहले सिचुएशन हो या दूसरी सिचुएशन हो, आपका जो पैटर्न है, आपको क्वेश्चन आता है या आंसर क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो जिसे कहते हैं हम ह्यूमन एरर, जिसे कहते हैं मानवीय भूल, वो आपकी इस तरीके से नहीं होगी। तो प्लीज लेट मी नो ये आपको बात समझ में आई नहीं आई मेथड, कितने लोग आप में से इसको फॉलो करते थे या कितने लोग आगे से इसको फॉलो करेंगे, आज उनके लिए एक लर्निंग हुई इस बात की। प्लीज लेट मी नो एवरीवन। इससे 100% आपका जो स्कोर है एटलीस्ट 5% बढ़ जाएगा। जो अभी तक बढ़ता था उसी नॉलेज के साथ आपका जो एक्यूरेसी है वो 5% बढ़ जाएगी। एक क्लॉज 2A भी है, ये काम की नहीं है आपके, कहीं कहीं मिलती, कहीं कहीं लिखी हुई नहीं मिलती है। Notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the renouncants of the Union Territory of Pondicherry। पौंडीचेरी का एक एक्ट है रेनोंकेंट्स, उस पर भी अप्लाई नहीं होता है, बस एसटी पर अप्लाई नहीं होता है, ऐसे इस पर नहीं होगा। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने ये जो क्लॉज है, ये 2 थी, यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है, ओनली शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और बोथ कर दें वहां पर, तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे तरीके से। शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर इट इज ओनली शेड्यूल्ड ट्राइब, इट इज नॉट शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट, थर्ड क्लॉज, थर्ड पढ़िए। द एक्सप्रेशन हिंदू in any portion of this act shall be construed as if it included a person who is though not a Hindu by religion, who is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this section। तो यहां पर क्या है, ये जो क्लॉज थर्ड है, इट इज एक्सप्लेनिंग द टर्म हिंदू। हिंदू का मतलब समझा रही कि हिंदू टर्म का मतलब क्या है, कि अगर आप यहां पे हिंदू कह रहे हैं, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि द एक्सप्रेशन हिंदू शैल बी कंस्ट्रूड, कि ये जो एक्सप्रेशन है हिंदू, इसकी विवेचना इस प्रकार से की जाएगी, जहां कहीं भी हिंदू लिखा आएगा किसी भी पोर्शन में, इस एक्ट के, इस अधिनियम के किसी भी पार्ट में जहां पर भी एक्सप्रेशन आएगा हिंदू, उसका मतलब ये होगा कि भले ही वो हिंदू धर्म का ना हो, दो ही इज नॉट ए हिंदू बाय रिलीजन, भले ही वो धर्म से हिंदू नहीं है, परंतु वह वो व्यक्ति है, ही इज ए पर्सन टू whom दिस एक्ट अप्लाइज, जिस पर ये अधिनियम अप्लाई होता है, जिस पर ये अधिनियम अप्लाई होगा उसको हिंदू ही माना जाएगा। तो बिकॉज ऑफ सेक्शन 2 धारा 2 के अनुसार जिस किसी व्यक्ति पर भी ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा उसको हिंदू ही समझा जाएगा। तो ये जो टर्म हिंदू आएगी, इसका मतलब ये है कि बार बार अब ये नहीं कहेंगे कि हिंदू, सिख, जैन धर्म, वो सारी चीज यूज नहीं करेंगे। नाउ दे विल यूज द टर्म ओनली हिंदू। ठीक, इन द कमिंग सेक्शंस व्हेनेवर दे यूज द टर्म हिंदू, जब भी कहीं वो एक्सप्रेशन यूज करते हैं हिंदू, तो उसको इस तरीके से उसका एक्सप्लेन किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, विचारण किया जाएगा, उस पर निर्वचन किया जाएगा कि जैसे वो व्यक्ति भले ही किसी और धर्म का हो, लेकिन क्योंकि उस पर सेक्शन 2 की वजह से हिंदू एक्ट अप्लाई हो रहा है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो वो हिंदू ही है। प्लीज लेट मी नो, आपकी बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन टेक्निकल थी, फिर भी आइए नहीं कर समझ में, कम ऑन। Now I come to section 3rd. This is section 3rd definitions. तो this यहाँ पर कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको हिंदू मैरिज एक्ट में कि
कि डेफिनेशंस में और यहाँ के डेफिनेशंस में अंतर है। यहाँ पर वहाँ पर थोड़ा लेंदी है, यहाँ पर टर्म्स दूसरी आ जाती हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग इसकी क्लॉजेस को। सेक्शन, दिस इज सेक्शन 3, प्लीज सी द स्क्रीन। दिस इज सेक्शन 3। इन दिस एक्ट, इस अधिनियम में, इसको ऐसे पढ़ो, unless the context otherwise requires, unless the context otherwise requires। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो हमारे पास अभी डेफिनेशंस आएंगी ए बी सी, 3 डेफिनेशन है यहां पर ए बी सी। यहां पर इन सेक्शन 3 देयर आर 3 डेफिनेशंस, डेफिनेशन ए, डेफिनेशन बी, डेफिनेशन सी। 3 डेफिनेशन आएंगी, 3 एक्सप्रेशंस आएंगे, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनका मीनिंग समझाया गया है। लेकिन शर्त इन्होंने यहां रख दी है पहले ही कि इस अधिनियम में अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि परिप्रेक्ष्य में अन्यथा ना रिक्वायरमेंट हो, इन एक्सप्रेशंस का ये मीनिंग होगा। जैसे एक्सप्रेशन कौन सी समझाई गई यहां पर, कस्टम एंड यूजेस। बी में क्या समझाया गया है, मेंटेनेंस का मीनिंग, और सी में क्या समझाया गया, माइनर का मीनिंग। ठीक है, तो कस्टम, यूजेस, मेंटेनेंस और माइनर, इनके मीनिंग की बात की जा रही है। तो अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इन एक्सप्रेशंस का मीनिंग ये होगा। इट मींस क्या हुआ कि अगर इस एक्ट में, इस अधिनियम में अन्यथा कोई दूसरा मीनिंग दिया गया हो, स्पेशल मीनिंग दिया गया हो, रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो, तो आप वो वाला मीनिंग लगाएंगे। अदरवाइज इन जनरल आप इन मीनिंग्स को, इनका मीनिंग ये होगा, इन एक्सप्रेशंस का मीनिंग ये होगा। ठीक है, अब पढ़िए क्या है। जैसे पहली टर्म है आपकी कस्टम एंड यूजेस। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका प्लेन्स में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वो दे कैन आस्क यू करेक्टली मैच। तो ए बी सी का आपको सीक्वेंस में रटा होना चाहिए। दिस इज व्हाट, कस्टम्स एंड यूजेस, ठीक, मेंटेनेंस, माइनर। तो पहला तरीका यही हुआ आपका, पहला काम रटने का आप ऐसे ही करेंगे, सीक्वेंस में रटेंगे और फिर उसके बाद में मीनिंग में जाएंगे। नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ द कस्टम्स एंड यूजेस। 2 टर्म है यहाँ पर, सिग्निफाई एनी रूल। द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजेस, ये जो एक्सप्रेशन है कस्टम और रूढ़ी एवं प्रथा, इसका क्या मतलब है, एनी रूल, कोई भी ऐसा नियम, एनी रूल विच हैज obtained the force of law। इसको फोकस कीजिए बस, एनी रूल विच हैज obtained the force of law। ऐसा कोई भी नियम जो कि विधि के बल को प्राप्त कर चुका है। एनी रूल विच हैज obtained the force of law। फोर्स ऑफ लॉ का मतलब है नाउ इट इज एज बाइंडिंग एज द लॉ। ये अब ऐसे बाध्यकारी है जैसे कि कानून होता है। ये कानून की श्रेणी में नहीं आया है, दिस इज ओनली ए कस्टम, बट इट इज एज बाइंडिंग एज द, इट इज एज बाइंडिंग एज द लॉ। तो एनी रूल विच हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, उसको हम कहते हैं कस्टम एंड यूजेस। तो ये हुई आधी बात। लेकिन कैसे हुआ, अब ये समझिए क्यों बंधनकारी हो गया वो, इसको समझिए। वाई सो, हैविंग बीन कॉन्टिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। नंबरिंग करते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअसली नंबर 1, यूनिफॉर्मली नंबर 2, फॉर ए लॉन्ग टाइम 3। ये 3 बातें इसमें हैं। बिकॉज दिस रूल हैज बीन कॉन्टिन्यूअसली ऑब्जर्व्ड, क्योंकि इस नियम को लगातार फॉलो किया गया है, कॉन्टिन्यूअसली, विदाउट एनी इंटरप्शन। दिस रूल हैज बीन फॉलोड, नंबर 1। बिकॉज दिस रूल हैज बीन यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड, क्योंकि इस नियम का पालन लगभग सभी लोग एक प्रकार से करते आए हैं, यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड। एंड नंबर 3, बिकॉज दिस रूल हैज बीन फॉलोड या ऑब्जर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको। हमारे भाई साहब हैं शशांक शेखर, ठीक है, इनका विवाह हुआ, ठीक, विवाह हो गया, फेरे पड़ गए, सारी बातें हो गई। अब चल रही है विदाई के नंबर, भाई साहब बैठे हैं कार में, अब ये इंतजार कर रहे हैं कि कब दुल्हन आए और हम घर को लेके चलें। दुल्हन वहां इंतजार कर रही है कि कब शशांक कार से निकल आए और इसको अपना, हमारे घर में एक रूम मिल ही गया है जहां रहेगा वो। अब आधा घंटे, घंटा रहा कंफ्यूजन, बाद में बात है भाई भेजो दुल्हन को, कहते दुल्हन को नहीं भेजना, दूल्हे को यहीं रहना है। अब शशांक शेखर भाई साहब के होश उड़ गए, ये क्या हुआ,
तो अब बात होगी टकराव की, कि कहेंगे कहाँ लिखा है बताओ, हिंदू मैरिज एक्ट में कहेंगे लड़की ने कहा, कहीं हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि लड़की ही घर जाएगी, ये तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन मैडम इट इज ए कस्टम। कौन सा कस्टम? दिस इज ए रूल विच हैज बीन फॉलोड ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूसली, लगातार ऐसा ही होता आया है। अच्छा, भगवान रामचंद्र के जमाने तक पहुंच जाइए, वहां से इससे पहले भी कहीं भी पुराण उठा के देख लीजिए, सब जगह ऐसा ही होता है, कॉन्टिन्यूसली ये रूल फॉलो हो रहा है। ओके, यूनिफॉर्मली फॉलो हो रहा है, केवल मेरे घर में नहीं है, पास पड़ोस, गांव में, मोहल्ले में, कहीं भी पूरे जिले में, प्रदेश में, किसी भी परिवार से पूछ लो आप, हर घर में इसको ऐसे ही ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जी शेखर का परिवार कुछ और तरीके से फॉलो कर रहा है, दूसरा परिवार कुछ और तरीके से फॉलो कर रहा है, कि नहीं नहीं, ये रूल ऐसा है जो यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व किया जा रहा है और टाइम इन मेमोरियल, लंबे समय से, ऐसा नहीं 2 4 5 साल से नई शुरुआत हुई है। ये तो जितनी याददाश्त है आपकी उससे बाहर चले जाइए आप, पता चलेगा, पिताजी से पूछेंगे, कहेंगे भाई हमारे दादाजी ने वैसे ही किया था, उनके दादाजी ने ऐसे किया था, सारे दुल्हनिया लेकर के ही आए थे, तो ये लॉन्गा टाइम हो गया। तो ये शर्तें हैं, कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व, यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व, ऑब्जर्व फॉर लॉन्गर टाइम, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इन रीजंस की वजह से। कौन से रीजंस? ये रहे आपके कॉन्टिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर ए लॉन्गर टाइम। इस कारण से दिस रूल हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, ये जो नियम है ये विधि का बल प्राप्त कर चुका है। एनी रूल हैज बीन, तो इफ दिस रूल इज दिस रूल इज व्हाट विल बी कॉल्ड कस्टम और यूजेस। हाँ या ना? दिस हैज ऑब्टेन्ड फोर्स ऑफ लॉ अमंग हिंदूज के मध्य ये फोर्स ऑफ लॉ ऑब्टेन कर चुका है। इन एनी लोकल एरिया, ये किसी लोकल एरिया में हो सकता है, और इट मे बी limited to a tribe, it may be limited to a community, it may be limited to a group, or even in case it may be the case of a family। तो ध्यान रखना, ये जो कस्टम एंड यूजेस हैं, दैट दोज कस्टम्स और यूजेस समटाइम्स मे बी एप्लीकेबल ओनली फॉर ए फैमिली, किसी फैमिली का भी, कि ये जरूरी नहीं है कि सब एक कस्टम, द सिंगल कस्टम इज एप्लीकेबल ऑन एंटायर द हिंदू कम्युनिटी। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सारे हिंदू उसको फॉलो करें। समटाइम्स इट मे बी द केस ऑफ फैमिली कस्टम, ये भी हो सकता है कि इट मे बी ऑफ ए फैमिली ओनली, फैमिली के लिए भी हो सकता है। समटाइम्स इट मे बी ए लोकल कस्टम, मीन्स ज्योग्राफिकली लोकल कस्टम, एक लिमिटेड टेरिटरी के लिए हो सकता है, कोई ट्राइब के लिए हो सकता है ना, ट्राइब का कस्टम हो सकता है। एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, वहां पर एक शहर का आदमी पहाड़ पे जाता है ना, और किसी वहां के ट्राइब के कस्टम्स ही अलग थे। जैसे मान लीजिए शशांक भाई सब जाएं, ये चले गए अंडमान निकोबार घूमने के लिए, और इनको कहा गया कि देखो ये बाउंड्रीज हैं, इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया से क्रॉस मत करना, यहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं। ये फिर भी चले गए, समझे, और एक लड़की को हाय हेलो करके हाथ ही मिलाया था बस, उन्होंने कहा यहीं बैठ जाओ बस। अब कह रहे हाथ मिलाने का मतलब है तुम्हें लड़की पसंद है, तुम शादी करोगे यहीं रहोगे। कह ऐसे कैसे हो जाएगा? कह ना ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारी ट्राइब का कस्टम यही है। तो देयर में बी सम स्पेशल कस्टम्स लिमिटेड टू दैट ट्राइब एज वेल। तो ध्यान रखना, देयर कस्टम्स एंड यूजेस में इसका मतलब ये नहीं है कि एंटायर कम्युनिटी के लिए है। इट कैन बी फॉर ए ट्राइब, इट कैन बी फॉर ए फैमिली, है ना। रामायण में प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना, क्या है वो, तो उनका एक फैमिली का ट्रेडिशन था, फैमिली का ट्रेडिशन था कि भाई अगर वचन दे दिया तो वचन दे दिया बस। हम सूर्यवंशियों में यही चलती आई ये बात। रघुकुल रीत सदा चली आई, है ना, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो क्या हुआ, उनका अपने एक फैमिली ट्रेडिशन हो गया, तो उनका अपने एक कस्टम हो गया। ठीक है, इस तरीके से एक कस्टम, एक कम्युनिटी, एक ट्राइब, एक ग्रुप के अपने अपने कस्टम्स एंड यूजेस हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या देखा जाएगा कि भले ये फैमिली का हो या किसी कम्युनिटी ग्रुप का हो, रूल इज सेम, कि वेदर दैट रूल हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ और नॉट। जिस नियम की आप बात कर रहे हैं, क्या वो विधि का बल प्राप्त कर चुका है? नहीं। विधि के बल का मतलब है कि वेदर इट कैन बी एनफोर्स्ड, इट इज सो बाइंडिंग एज द लॉ। जैसे लॉ बाइंडिंग होता है, क्या उसी प्रकार से ये भी बाइंडिंग है? इफ यस, then it can be said to be a custom or uses। I believe कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। Any question यहाँ तक?
प्रोवाइडेड द रूल इज सर्टेन, नॉट अनरीजनेबल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. These are three additional conditions. Number one, provide the rule is certain. Number one, not unreasonable. Number two, number three, not opposed to public policy. So these are the requirements of a valid custom. Question can be asked, और jurisprudence में एक पूरा चैप्टर है कस्टम पर, कि what are the requirements of a valid custom. यहाँ पर हमने पहले तीन देखे थे, continuously followed, यूनिफॉर्मली फॉलोड फॉर ए लॉन्गर टाइम. तीन वहां पर हो गए. वो तीन ये हैं, रूल इज सर्टेन, नॉट अनरीजनेबल एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध ना हो. ठीक, जैसे क्या हुआ कि साहब हमारे यहाँ तो पता है कि हम तो जुआ खेलते हैं. अब ये जुआ खेलने का नियम कैसे बन गया भाई, है ना. दिस कैन नॉट बी अलाउड बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. Sometimes you can say it will be seen that whether this rule is reasonable or not. तो reasonability, certainty मतलब निश्चितता होनी चाहिए. तो these are the 6 requirements of a valid custom. The question can come in your prelims exam as well. Which out of the following is or are not, या किस तरह के पूछ लेंगे, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स नहीं है किसी भी वैलिड कस्टमर यूजर्स के. तो ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा उस तरीके से इसको. प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ ए रूल एप्लीकेबल टू ए फैमिली, अगर केवल परिवार के बारे में नियम की बात है, इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली, ये फैमिली के द्वारा डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है. तो ये फैमिली के कस्टम के बारे में एक विशेष बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि दिस कस्टम हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड. अब मैं आपको थोड़ा सा फनी तरीके से समझाता हूँ कि कई बार ऐसा होता है. एक फिल्म आई थी, सलमान खान की फिल्म थी, उसमें वो जो है दो भाइयों की फैमिली थी, चोटी रखते थे वो लोग. रेडी देखी फिल्म उन्होंने, प्लीज लेट मी नो कितने लोगों ने फिल्म रेडी देखी है. देखिए, तो उनकी फैमिली का कस्टम क्या था कि सभी लोग चोटी रखते थे. फैमिली कस्टम भी होता है कई बार, हमारे परिवार में तो ऐसे ही होता है ना. तो फैमिली कस्टम भी होते हैं कई बार. तो फैमिली में ध्यान रखना, इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड. तो एक रिक्वायरमेंट ये कि फैमिली ने डिसकंटिन्यू ना कर रखा उसको, बस. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, ये हुआ आपका सेक्शन 3 का पहला पार्ट ए. और बी का मेंटेनेंस का गया. बी में क्या डिफाइंड है, मेंटेनेंस डिफाइंड है. यहां से पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा. इन ऑल केसेस, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए. मेंटेनेंस का मतलब क्या है, इसके दो पार्ट हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2. इसको समझिए. इन ऑल केसेस पहला है इन ऑल केसेस, एंड सेकंड कैटेगरी में है इन केस ऑफ एन अनमैरिड डॉटर. दे हैव डिवाइडेड द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज व्हाट, इन ऑल केसेस, इन जनरल. इन ऑल केसेस का मतलब हुआ विच विल बी एप्लीकेबल अपॉन एवरीथिंग. इन जनरल मीनिंग क्या होगा, इन ऑल केसेस इट इज व्हाट दिस, पढ़ लीजिए. मेंटेनेंस का मतलब क्या होगा, प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट. तो when you are seeking maintenance in general, it will be what you are asking for the provision for food, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, निवास स्थान के लिए, शिक्षा के लिए, और आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो खर्चे पैसे मांगे जाएंगे, मेंटेनेंस में ये सब मांगा जाएगा. इसमें क्या क्या नहीं है कि आपको विदेश घूमने जाना है, आपको पार्टीज करनी है, आपने डिस्क जाना है, वो सब इसमें नहीं आएगा. तो व्हाट इज व्हाट, फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस. तो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको वो मेंटेनेंस के अंदर इंक्लूड होंगी. क्योंकि इसमें जो एक पार्ट है एडॉप्शन का इस एक्ट में, और सेकंड पार्ट है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस का. कौन कौन मेंटेनेंस को, किस किस को मेंटेनेंस दिया जाएगा, किस किस आधार पे दिया जाएगा, पेरेंट्स को कैसे दिया जाएगा, वाइफ को, बच्चों को, मेंटेनेंस के क्या प्रोविजंस हैं. तो जब मेंटेनेंस का मीनिंग क्या होगा, मेंटेनेंस का मीनिंग यही होगा, प्रोविजन फॉर फूड, क्लोथिंग एटसेट्रा, जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है. तो प्लीज इसको ऐसे के ऐसे ही रट लीजिएगा बस. और एक है सेकंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है. इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर ऑल्सो. ऑल्सो का मतलब है कि फर्स्ट तो है ही है, फर्स्ट एंड ऑल्सो ये भी. इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर ऑल्सो, है ना. इसका मतलब क्या हुआ, दे हैव रिटन द ऑल्सो, कि जो अविवाहित पुत्री के केस में
ये भी होगा, वो तो है ही है, क्या क्या, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन तो है ही है, लेकिन ये भी होगा। और ये क्या है, रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एन इंसिडेंट टू हर मैरिज, उसके विवाह के संबंध में जो खर्चे होंगे, ये युक्त एक्सपेंसेस होंगे, जो रीजनेबल एक्सपेंसेस होंगे वो भी मेंटेनेंस की टर्म में कवर होंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि मेंटेनेंस का मीनिंग क्या है। तो इन केस ऑफ डॉटर, अनमैरिड डॉटर, दिस इज नॉट सिस्टर, दिस इज अनमैरिड डॉटर, ये ध्यान रखना, ठीक है, अनमैरिड डॉटर कर लेंगे। तो दिस इज मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस। एंड माइनर का मतलब वही है हु हैज नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स, इसको बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो माइनर का मीनिंग आ गया आपसे। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, विच आउट ऑफ फॉलोइंग टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एडॉप्शन एक्ट। सपोज कीजिए वो ऐसे कर दें आपको, विच आउट ऑफ फॉलोइंग टर्म्स हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हम ऑप्शन ए फुल ब्लड, ऑप्शन बी सपिंडास, ऑप्शन सी या थर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड फोर्थ ऑल ऑफ अबव। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये सारी टर्म्स कौन सी हैं, ये हिंदू मैरिज एक्ट के दे दी इन्होंने, और क्वेश्चन किससे पूछा इन्होंने, हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट से पूछा। तो समटाइम्स दे कैन प्ले सच काइंड ऑफ ट्रिक कि भाई ये इनको कितना ध्यान है इस बात का कि सेक्शन 3 हिंदू मैरिज एक्ट में किन किन को डिफाइन किया गया था, और सेक्शन 3 हिंदू एडॉप्शन एक्ट में कौन कौन से टर्म्स को डिफाइन किया गया है। तो प्लीज बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बारे में। तो आई बिलीव कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहाँ तक बस, कल हम लोग करेंगे सेक्शन 4 ऑनवर्ड्स, ठीक है। देखिए इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा, आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल, सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस। Thank you very much and share these videos. Thank you.